नमस्कार मित्रों, आप सभी का प्रवाह मंथन में एक बार सब स्वागत है। आप मेरा अगर पीछे से जो वीडियो देखते चले आए होंगे तो मैं एक चीज़ आपसे हमेशा कहता रहा, एसबीआई का स्टॉक वीक है और ये डाउन ट्रेंड बना रहा है। और आज जब मार्केट गिरा, आज तो देखिए निफ्टी जो है और सेंसेक्स बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट करीब गिर गया। ऐसे में एसबीआई 800 के नीचे चला गया। तो ये मैं ट्रेंड जो है आपको हर एक वीडियो में मैं एसबीआई के बारे में बता रहा था। और अब मेरी इसके पहले की जो भी वीडियो है अगर आप देखेंगे तो वो बात आपको जो है क्लियर हो जाएगी। आज मैं आपसे जो मुखातिब हुआ हूँ मुख्य रूप से इस पे बात अपनी साझा करने के लिए कि फ्यूचर और ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो सामान्यतया देखा जाए तो तीन ही तरह के लोग जो है फ्यूचर और ऑप्शन में काम करते हैं। पहले वो लोग जिनको हम हेजर बोलते हैं, दूसरे वो लोग जिनको हम आर्बिट्रेजर बोलते हैं, और तीसरे वे लोग जिसको हम स्पेकुलेटर बोलते हैं। हेजर जो होता है वो अपना रिस्क मैनेज करने के लिए वो जिस अंडरलाइंग में बाइंग या सेलिंग सौदा या तो खरीदा होता है या बेचा होता है, उसके अगेंस्ट में वो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है जिससे कि उसकी जो होने वाले जो नुकसान होते हैं वो कम हो जाते हैं। आर्बिट्रेज में और हेज में अंतर बस इतना है कि हेज जो होता है वो डिफरेंट अंडरलाइंग में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी स्टॉक को बाई किए हुए हैं तो हो सकता है कि उस स्टॉक का ही हम कोई फ्यूचर सेल कर दें या उस स्टॉक का हम पुट खरीद लें, ताकि मार्केट अगर गिरे तो हमें इसका फ़ायदा हो और जो हमें नुकसान न हो। एक दूसरा भी तरीका है कि दूसरे अंडरलाइन में, जैसे मान लीजिए हमने कोई स्टॉक बाई कर लिया और हमें लग रहा है कि इसको हम निफ्टी से जो है हेज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ बाई किए हैं और उधर निफ्टी जो है या तो शॉर्ट कर दिए या निफ्टी का पुट बाई किया, कि ताकि जो है मार्केट अगर नीचे हो तो हमारा लॉस जो है उस निफ्टी के नीचे आने से पुट से जो है वो कवर हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हेज जो है वो अपना जो रिस्क जो है वो मैनेज करने के लिए वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करता है। जो है आर्बिट्रेजर जो है ये ऐसा नहीं। आर्बिट्रेजर जो होता है सेम अंडरलाइन में, जैसे मान लीजिए कि अगर उसने निफ्टी खरीद लिया है तो निफ्टी में ही जो है वो अपना कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट करेगा कि उसका रिस्क जो है बहुत कम हो और प्रॉफिट उसमें हो। जो है और सबसे जो प्रमुख इसमें यूज होता है वो प्राइस डिफरेंशियल का। जो है आप अमूमन अगर आप देखिए, कभी भी आप जरा गौर कीजिएगा तो स्टॉक में एनएससी और बीएससी दोनों में थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए कि रिलायंस एनएससी में 2930 रुपया चल रहा है तो हो सकता है कि बीएससी वाले एक्सचेंज में वो 4 रुपया 5 रुपया या 3 रुपया उससे आगे हो जाए या पीछे हो जाए। तो लोग करते क्या हैं, एक जगह बाई करते हैं एक एक्सचेंज में, दूसरी जगह सेल करते हैं। और चूंकि महीने के लास्ट में होता है क्या, जब सेटलमेंट होता है तो वो फ्यूचर और स्टॉक दोनों बराबर हो जाते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो बिना किसी भी नुकसान के वो जो है वो आपका ये आर्बिट्रेजर जो है वो पैसा जो है वो उतना कमा लेता है। या आप ऐसे सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई फ्यूचर बाई किए, सपोज कर लीजिए कि आपने एसबीआई का फ्यूचर बाई कर लिया, सॉरी सेल कर लिया। एसबीआई का इस समय रेट देखिए, चूँकि वो 800 से नीचे आ गया है, तो सपोज कर लीजिए कि 780 782 रुपये पे किसी ने 1000 एसबीआई का शेयर बाई कर लिया। अब वो क्या करेगा, अब वो फ्यूचर वाला जो सौदा है एसबीआई का वो सेल करेगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो नुकसान है, अगर मार्केट मान लीजिए कि अगर वहाँ से गिरता है तो फ्यूचर वाले सौदे से हमारा जो है वो आर्बिट्रेज हम किए हुए हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जनरली जो है ऐसा आर्बिट्रेजर नहीं करता है। आर्बिट्रेजर हमेशा
रिस्कलेस काम करता है। रिस्कलेस काम तभी होगा कि दो मार्केट में जो है, एक मार्केट में एक जगह प्राइस कम है और एक जगह प्राइस ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ सेम क्वांटिटी का सेल करता है और जहाँ पे कम है वहाँ का वो बाई कर लेता है जो है, और इस तरह से महीने में वो अपना जो है सेटलमेंट कर करके और प्रॉफिट कमा लेता है। जो ये स्पेकुलेटर होता है ना, ये जो तीसरी सीरीज है FNO में, ये जनरल आम लोग हैं जो है जो स्पेकुलेट करते हैं, जिनको ये अंदाजा लगाते हैं। अब किस आधार पर लगाते हैं उनका हर एक आदमी का अपना अपना आधार है। अब जैसे मान लीजिए किसी को ये लगाना है कि यहाँ से मार्केट या निफ्टी कह लीजिए, बैंक निफ्टी कह लीजिए, कोई स्टॉक ले लीजिए कि अब ये निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा तो ऊपर की तरफ चलेगा। अगर ये विचार बन गया स्पेकुलेटर को, तो क्या करेगा वो, या तो निफ्टी का फ्यूचर बाई करेगा, निफ्टी का कॉल बाई करेगा, ऐसे ही करेगा। और या अगर उसको लग रहा है कि नीचे अगर मार्केट आएगा तो पुट बाई करेगा और फ्यूचर जो है सेल करेगा। तो स्पेकुलेटर जो होता है ना, ये कोई गारंटी नहीं है कि उसका स्पेकुलेशन जो है वो सही हो, वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इसको भी करने के लिए फिर अगर आप हेज करेगा तो फिर वो हेजर की क्वालिटी में आ जाएगा। तो स्पेकुलेटर देखा जाए तो जनरल जो ट्रेडर होता है उसी को बोलते हैं। तो ये तीन तरह के लोग मार्केट में यहाँ पे काम कर रहे हैं। हेजर जो है उसकी सबसे ज़्यादा महत्व हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो अपना इंस्ट्रूमेंट कई तरह का यूज करता है। आइए हम थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करते हैं जो है कि कैसे एक हेजर अपने सौदे को जो नुकसान में होना है उसको प्रॉफिट में बदले। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कोई टाटा मोटर, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर का शेयर है और इसका रेट चल रहा है 1040 रुपया। ठीक है, 1040 का मान लीजिए कि रेट चल रहा है और किसी ने 1 लाट बाई कर लिया। 1 लाट टाटा मोटर का लाट हमारे ख्याल से 800 का लाट है, तो उसने 1 लाट बाई कर लिया। 1 लाख बाई कर लिया। अब इस केस में क्या हो सकता है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। टाटा मोटर को भी हम मान सकते हैं कि यहां से जहां से बाई किया हुआ है 1040 पे, ये हो सकता है कि ये प्राइस मूव करे आगे की तरफ या टाटा मोटर जो है वो नीचे की तरफ आए। अब इसमें जरा आप अपने खुद दिमाग से सोचिए कि एक हेजर होगा तो क्या करेगा। आपके मन में विचार यही आएगा कि अगर वो बाई कर लिया है तो उस टाटा मोटर को एक पुट बाई कर लेना चाहिए। अगर 1040 पे खरीदा है तो 1040, 1050, 1030 का जो पुट है उसको बाई कर लेना चाहिए कि अगर मान लीजिए नीचे मार्केट आता है तो पुट की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी और इसका नुकसान जो है उसमें कम हो जाएगा, यानी कि रिस्क जो है उसका वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन देखिए, यह जो आप बाई का जो निर्णय ले रहे हैं ना, इसमें आपके नुकसान भी होने के चांसेस हैं। मान लीजिए आपने 1040 पे टाटा मोटर का 1 लाट आपने बाई कर लिया और सपोज कर लीजिए 10 दिन 15 दिन जो है टाटा मोटर 1040 से 1050, 1030 के बीच में झूलता रह गया मान लीजिए, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो पुट की जो वैल्यू है ना, जैसे सपोज कर लीजिए मान लीजिए कि आपने पुट खरीद लिया है 12 रुपये पे, 800 का लाट है, 12 रुपये में खरीद लिए हैं, तो कुल कितना 10,000 रुपये, 9,696 का हो गया। तो पुट की जो वैल्यू है ना, ये होगा क्या ना कि धीरे धीरे गिरेगा जो है। अगर मान लीजिए कि 1040 से ये अगर 1030 पर भी आ जाएगा तो भी आपका ये 12 वाली जो वैल्यू है वो धीरे धीरे जो है वो गिरेगी। क्यों गिरेगी, आपको मैं पिछले अपने वीडियो में बताया हूँ कि कॉल और पुट में जो हम प्रीमियम देते हैं, कॉल और पुट में जो हम प्रीमियम देते हैं
तो प्रीमियम जो होता है वो दो चीजों से बनता है। किससे? एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारा पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ। एक बार उस वीडियो को एक बार फिर ध्यान से सुनिए यार। देखिए, मैं आप लोगों को जो इन्वेस्टर जो नए हैं, जो ट्रेडर हैं ना, मैं उनको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बाकी जो वीडियो जो लोग डालते हैं ना, उनका एक जो वीडियो डालने का जो पर्पज होता है वो कुछ दूसरा है। जो है उनको व्यूअर चाहिए, उनको सब्सक्राइबर चाहिए। हमें लगता है कि हम आपको अपनी बात, जो मेरा अनुभव है वो बताऊं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आपकी हर चीज़ जो है वो क्लियरिटी हो जाए। तो प्रीमियम जो है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों से मिलकर के होता है। जैसे ही आप प्रीमियम बाई करते हैं, चाहे वो कॉल का हो या पुट का हो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो ये तो मान लीजिए कि घट बढ़ सकती है, ठीक है, लेकिन टाइम वैल्यू आपकी जो है वो उसको डेली उसको घटना ही है। डेली क्या, उसको हर एक मिनट हर एक सेकेंड में उसको घटना इसलिए है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा जो वैल्यू बन रही टाइम वैल्यू ना, ये सेटलमेंट के दिन, सेटलमेंट अगर मंथ के लास्ट थर्सडे को है तो उस टाइम वैल्यू को क्या होना है, वो जीरो हो जाना है। तो ये जीरो हो जाने का मतलब हो गया कि ये धीरे धीरे कम होगा जो है। तो मार्केट अगर मान लीजिए कि 1040 के अगल बगल में होता है तो ये कम हो जाएगा। तो अब आप हेज अगर पुट बाई किए हुए हैं तो क्या होगा, आपका ये जो पुट की जो वैल्यू है ये भी गिर जाएगी और फिर ये जो है ये भी गिर जाएगा। तो आपको क्या हो गया, आपका देखा जाए तो हेज आप बढ़िया से नहीं किए, नुकसान हो गया। अब आपको मैं बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि हमें मालूम हो गया ना कि टाइम वैल्यू का बहुत महत्व है प्रीमियम में। तो हमें जो है कोई भी सौदा कॉल या पुट में हो, हमें हेज जब करें ना तो हम बाई ना करें, हम राइट करें। राइट मतलब हम उसको बेचें, कॉल बेच दें, पुट बेचें। कॉल हम तब बेचेंगे जब लगेगा कि मार्केट जो है वहाँ से नीचे आएगा, तो हम जब इसको सेल किए रहेंगे तो वहाँ करेंगे, और पुट जो है इसके अगेंस्ट में करेंगे। अब मान लीजिए कि 1040 पे आपने बाई किया हुआ है, सपोज कर लीजिए 1 लाख बाई किया हुआ है यहाँ पे। 1 लाख, एक लाख में कितने शेयर का है अभी मुझे अंदाजा नहीं मालूम, लेकिन हम आपको मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए 800 का ये 1 लाख है। ठीक है, आपने 1040 का 1 लाख बाई कर लिया। अब मान लीजिए बाई किए हुए हैं तो अगर बढ़ेगा तब तो प्रॉफिट होगा, गिरने पे क्या होगा, नुकसान होगा, गिरने पे नुकसान होगा। तो आपको करना क्या है, आप हमेशा जब भी आप हेजिंग करते हैं ना, तो आप आउट ऑफ द मनी, आप अगर मान लीजिए कि बाई किए हुए हैं, यहाँ पे बाई किए हुए हैं, तो गिरने पे आपका जो नुकसान होगा तो आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल जो है वो यहाँ पे बेच दीजिए। यानी कि अगर 1040 चल रहा है आपका, बाई किए हुए हैं, तो आप 1080 का जो कॉल है ना उसको आप बेच दीजिए। इससे क्या होगा, जिसे मान लीजिए कि 1040 से 80 जाने में 40 रुपया बढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है ना, 10 दिन 15 दिन, कभी कभी तो महीना भी हो सकता है। इस ऐसे में क्या होगा कि 1080 वाली जो कॉल होगी, जो भी ऊपर रेट मान लिया 18 रुपया 20 रुपया जो भी हो, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे जो टाइम वैल्यू है ना वो जो है घटती जाएगी। और इस एक तरह से देखा जाए तो आप चूंकि सेल किए हुए हैं और टाइम वैल्यू गिर रही है, तो 1 लाख में जितना वैल्यू गिरेगी उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये जो है प्रॉफिट दे देगा। तो हमेशा हेजिंग करते समय हमेशा हमें ये ख्याल करना है, अगर हम कोई चीज़ बाई किए हुए हैं तो कॉल को राइट करें, अगर कोई चीज़ हम सेल किए हुए हैं तो पुट को राइट करें। दोनों ही मिला करके अगर आप देखेंगे तो हेजिंग का एक बहुत बढ़िया तरीका है, इसको जो है अपनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम फ्यूचर एक जगह हम लेते हैं, एक जगह बाई करते हैं, तो उसमें रिस्क जो है वो दोनों ओर से बढ़ जाता है। तो मैं आपको ये बताने कोशिश किया कि कैसे हेजिंग करेंगे ताकि हमें फायदा हो। एक तो एक तरीका हो गया। अब मान लीजिए कि आपने स्टॉक बाई कर लिया, सपोज करिए यहाँ टाटा बाई कर लीजिए, और आपको लगता है कि हम हेजिंग जो है इससे न करके हम इंडेक्स से करेंगे। तो इंडेक्स में क्या करेंगे, आप जो है निफ्टी में चले गए, यहाँ बाई किए हुए हैं, तो निफ्टी में जो है क्या करेंगे, आप निफ्टी में पुट खरीदेंगे जो है।
अब पुट खरीदने में भी वही स्थिति है जो मैं बताया आपको जो है। तो बेटर ये है कि वहाँ पे एक आउट ऑफ द कॉल प्राइस को देख करके उसको सेल करें। और हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जब भी हम ऑप्शन की राइटिंग करते हैं, जब भी हम ऑप्शन राइट करेंगे, ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट मतलब ऑप्शन को बेचना, राइट मैंने क्या करना होता है, सेल करना होता है। दो तरीके होते हैं, एक बाई और सेल। तो जब हम ऑप्शन को जब बेचते हैं उसको हम राइट बोलते हैं, ऑप्शन हम राइट कर रहे हैं। तो जब भी आप ऑप्शन को जब राइट करते हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखिए हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हम राइट करें। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको आईटीएम, आईटीएम मतलब इन द मनी, इन द मनी स्ट्राइक को आपको सेल नहीं करना है, आप उसको राइट नहीं करना है। एट द मनी भी आपको नहीं करना है, आपको अवॉइड करना है। आपको हमेशा राइट क्या करना है, ओटीएम करना है। ओटीएम मतलब कि आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी, इन द मनी, एट द मनी। मैंने आपको 3-4 वीडियो पहले भी मैंने कि सही स्ट्राइक प्राइस वाला जो, अगर आप हमारा वीडियो सुनेंगे उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है, काफ़ी विस्तार से। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है। तो हमें जो ऑप्शन राइट करना है वो क्या करना है, ओटीएम करना है। अब इसकी पहचान आपको, अगर आप स्ट्राइक, अभी मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे ओटीएम बनाएंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप ऑप्शन चेन में जाइए। ठीक है, ऑप्शन चेन जब खोलेंगे, आप जब जिस भी स्टॉक में काम करें, जैसे मान निफ्टी में काम कर रहे हैं तो निफ्टी का आप ऑप्शन चेन खोल लीजिए। ठीक है, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में आप जब खोलेंगे तो उसमें डेल्टा की वैल्यू देखिए जो है, देखिए स्ट्राइक प्राइस जो है एक तरफ उसमें लगे रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप निफ्टी जो है सपोज कर लीजिए कि 24,000, 24,100, 24,200, ऊपर इधर 23,900, ये सब स्ट्राइक प्राइस हैं जो है। ठीक है, अब इसमें जो है ना आप देखिएगा तो उस साइड में जो है डेल्टा की वैल्यू लिखी होती है, डेल्टा बीटा ये सब रहता है। तो जिस स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा वैल्यू 0.20, देखिए डेल्टा की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है, और ये 1 जो होता है इन द मनी जो कॉल होते हैं या इन द मनी जो पुट होते हैं उसमें जो वैल्यू होती है वो डीप इन द मनी, उनकी वैल्यू 1 होती है। और जैसे जैसे हम इन द मनी से हम एट द मनी आएंगे, एट द मनी पे वो 0.67 हो सकता है, और जैसे हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं 0.4, 0.3, 0.2 ऐसे होने लगता है। तो आप जिसका भी डेल्टा 0.2 हो, ठीक है, 0.220, आप उस स्ट्राइक प्राइस, अगर आपको मान लीजिए कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा हम इन द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी है, तो आप सीधे चले जाइए जिस भी स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा 0.220 हो उस कॉल और पुट को आप राइट करेंगे और उससे आप जो है हेजिंग करेंगे, क्योंकि वहां तक प्राइस को जाने में बहुत समय लगता है और उसमें वो टाइम वैल्यू जो कम हो जाएगा और वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि कैसे हम इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए आज के रेट, सपोज कर लीजिए कि निफ्टी जो है वो 23,850 पे ट्रेड कर रहा है, सपोज कर लीजिए स्पॉट प्राइस में इतना है जो है। ठीक है, हम इसके नीचे जो भी वैल्यू होगी, ध्यान सुनिएगा, यह जो स्पॉट प्राइस है 23,850, इसके जितने भी नीचे की वैल्यू होगी वो सब क्या होगा, इन द मनी होगा। मतलब अब 23,850 है तो 23,750
750, 23,650, 23,500। ये 50-50 हम इसलिए लिख दिए हैं। इसको आप चाहें तो आप 900 कर सकते हैं, 800 कर सकते हैं, 700 कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर ही दे रहे हैं आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ये 800 हो गया, ये 700 हो गया, ये 600 हो गया, ये 23,500 हो गया। आपका जो निफ्टी जो चल रहा था वो कितना चल रहा था? 23,800 मान लीजिए 22। ये स्पॉट प्राइस में चल रहा है। निफ्टी की प्राइस ये है। ठीक है, तो इसके जो सबसे नजदीक में है 23,800, ये भी इन द मनी होगा। 23,700 ये भी इन द मनी होगा। जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे वैसे इन द मनी होगा। और इसको हम क्लासिफाई करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 23,500 को इसको हम बोलेंगे डीप इन द मनी, डीप ITM है ये। ठीक है, तो इसमें होता क्या ना कि जैसे जैसे मान लीजिए कि आप 23,820 पे चल रहा है निफ्टी का, और सपोज कर लीजिए कि निफ्टी यहाँ से 40 पॉइंट बढ़ गया, यानी कि 40-20-60, 23,860 हो गया। तो जब 23,860 होगा तो ये जो डीप इन द मनी है इसकी जो प्रीमियम होगा, मान लीजिए यहाँ पे प्रीमियम है 222 रुपया। ठीक है, तो इस प्रीमियम में बहुत तेजी से वृद्धि होगी, यानी कि बहुत तेजी से ये आगे बढ़ेगा। लेकिन आप यहाँ अगर आप 23,800 का जो प्रीमियम होगा, मान लीजिए सपोज कर लीजिए इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए कि 40 रुपया है, तो ये बढ़ेगा, अगर ये 20 रुपया तो ये बढ़ेगा 50 पैसा, 1 रुपया। ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। इसीलिए हमेशा हम जब भी कॉल बाई करेंगे तो इन द मनी बाई करेंगे। जो है पुट बाई करेंगे तो वहां भी इन द मनी। लेकिन पुट वाली केस में क्या होगा? यहाँ पे क्या है? 23,820 पे ये निफ्टी स्पॉट प्राइस है, और ये आपका ये हो गया, आपका क्या हो गया? ये सब इन द मनी हो गया। एट द मनी जो है हमारा 800 की वैल्यू एट द मनी होगी। ठीक है, और इसके ऊपर हम जब चलेंगे, यानी कि 23,924, 23,900, 24,000, 24,100, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एट द मनी, ATM इसको हम बोलेंगे। नीचे की वैल्यू ITM, इसके ऊपर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? OTM हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। जो है आउट ऑफ द मनी में उसमें चाल जो है उतनी, अगर प्राइस बढ़ने पर उतना प्राइस बढ़ता नहीं है, इसीलिए हम उसको राइड करते हैं। क्योंकि मूवमेंट बढ़ने पर भी वो नहीं बढ़ेगा तो उसकी टाइम वैल्यू जो है वो घटेगी, और हमको ऑप्शन राइटिंग में जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर सेम चीज मान लीजिए इसको हम अगर पुट में कर दें, तो 23,820 पे अगर रेट चल रहा है तो इससे ऊपर जाएंगे हम। मतलब इसमें क्या हो गया? इसमें हम नीचे गए हैं, पुट में क्या होगा? ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? 23,820, 23,900, 24,000, 24,100। ये जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये इन द मनी होता चला जाएगा। जो है ठीक है, दोनों में अंतर समझ लीजिए। काल में क्या होगा? जो स्पॉट प्राइस है उससे जितने नीचे हम जाएंगे वैसे ही इन द मनी, डीप इन द मनी होगा, और उसके ऊपर जाएंगे तो आउट ऑफ द मनी होगा। पुट में ठीक इसके उल्टा, कि जो भी प्राइस है इसके हम जब ऊपर चलेंगे तो पहले तो एट द मनी होगा, फिर उसके बाद से जो है वो इन द मनी, डीप इन द मनी होगा, और उसके अगर बाहर चलते हैं तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप जो है जब ये समझ जाएंगे तो राइटिंग क्या करना है ये आपको मालूम हो जाएगा। और उसमें हमने ये बताया कि हेजर जो है इसी सब का काम करता है। जो ठीक है, हेज करेगा, अगर स्टॉक में लिया हो तो या तो स्टॉक में कर लेगा, स्टॉक के कॉल पुट में काम कर देगा, या दूसरे अंडरलाइन में अगर स्टॉक कुछ और लिए हुए हैं तो हेजिंग जो हो सकता है कि वो दूसरे में, जैसे मान लीजिए कि टाटा मोटर ने यहाँ बाई किया हुआ था और निफ्टी का फ्यूचर जो हो सकता है कि वहाँ सेल कर दे, उसको लगे कि नहीं चलो एक जगह फायदा होगा तो एक जगह नुकसान हो जाएगा। तो हेज जो है उसमें अंडरलाइन
वो अलग अलग स्टॉक में अलग अलग सिक्योरिटी में हम हेजर का काम करता है। आर्बिट्रेजर क्या करता है, मैं बताया कि वो प्राइस का डिफरेंशियल देखता है। अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए कोई स्टॉक है, एक जगह जो है एक मार्केट में उसकी वैल्यू कम है और एक जगह ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को वो सेल करता है और कम वाले को बाई कर लेता है। तो जो डिफरेंस होता है ना, वो लास्ट मंथ के जो लास्ट में जब वो इक्वल होता है, बराबर होता है, तो वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सौदा है, वो 1000 का लाट है और एक मार्केट में सपोज के लिए अगर एक एक्सचेंज में 2 रुपया 2.5 रुपये का डिफरेंस है, जो है वहाँ पे क्या करेगा, वो जो ज़्यादा वाला होगा उस एक्सचेंज में बेचेगा और जहाँ कम वाला में होगा वहाँ पे वो खरीदेगा। तो ये आपको 3 रुपये का जो डिफरेंस है, यानी कि 3000 रुपये तो उसका कहीं नहीं गया है, वो आपको मिल जाएगा। एक चीज़ हो गया। कभी कभी क्या होता है स्टॉक में, जैसे मान लीजिए कि आपने सपोज कर लिया कि आपने DLF शेयर खरीदा। DLF का शेयर जो होता है ये आपका 820 के रेट पे मिल गया और आपने 1000 शेयर बाय कर लिया, ठीक है। इसको हमें हेज करना है, तो हमारे पास एक तरीका ये भी है कि हम DLF का जो फ्यूचर है उसको हम क्या करें, सेल कर दें। देखिए फ्यूचर को सेल करने में वहाँ टाइम वैल्यू नहीं होता है, तो वहाँ आप आराम से सेल करके आप बैठ सकते हैं। ऑप्शन में ये बात नहीं है, टाइम वैल्यू होती है, इसलिए उसका ध्यान देना होता है। यहाँ हमने खरीद लिया 1000 शेयर DLF के और हमने क्या किया, फ्यूचर में इसको सेल कर दिया। फ्यूचर का लाट ये DLF का 825 का है, जो है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर ये 5 रुपया यहां से गिरा, तो जब 820 से 815 हो गया, तो 5 रुपया गिरा तो आपका 5 बटे 40, आपका करीब करीब 4000 रुपये अगर फ्यूचर जो बेचे हुए हैं उससे प्रॉफिट मिल गया। और चूंकि आपका ये डिलीवरी का शेयर है, आपने स्टॉक बाई किया हुआ है, एक तरह से आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो मार्केट जब मूव करेगा तो कभी न कभी तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, तब आप उस समय प्रॉफिट कमा लीजिएगा, लेकिन ये आपका जो लॉस होने वाला है उससे आप बच जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो स्टॉक में हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं कि अगर सौदे को एक जगह बाई किए हुए हैं तो उसका हम फ्यूचर से सेल कर सकते हैं, या उसके कॉल और पुट को हम राइट करके भी हम इसको जो है एक तरह से हेज कर सकते हैं। तो मित्रों, अच्छा ये आपका स्पेकुलेटर जो मैं बताया, इसमें देखिए इसमें इसका कोई रूल नहीं है, ये केवल जो है स्पेकुलेट लोग करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो फ्यूचर बाई कर लेंगे या कॉल बाई कर लेंगे, और नीचे जाएगा अगर तो पुट बाई कर लेंगे या सेल कर लेंगे। बहुत सिंपल है। और ये आम जो जनरल जो लोग होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, वो स्पेकुलेटर ही होते हैं, वो बिना किसी आधार के स्पेकुलेट करते हैं और ज़्यादातर देखा जाए तो इससे लॉस भी उनको ज़्यादा होता है। ऐसे ट्रेडरों को जो स्पेकुलेटर हैं उनको इस मार्केट से लॉस बहुत होता है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो था आज बताने के लिए कि फ्यूचर और ऑप्शन में जो काम करने वाले 3 ही तरीके के लोग होते हैं। एक आर्बिट्रेजर होता है, दूसरा हेजर होता है और तीसरा जो है स्पेकुलेटर होता है। स्पेकुलेटर जो है मैक्सिमम लॉस रहता है। जो हेजर जो होता है वो अपने सिक्योरिटी के वैल्यू को हेज करता है कि उसका जो प्राइस जो खरीदा हुआ है वो नुकसान कम हो, रिस्क मैनेजमेंट के लिए वो हेज करता है। उसका एक मोटिव वही है। और स्पेकुलेटिव में आपको हम बताएं, इसमें कोई रूल्स नहीं है। आपको नुकसान भी हो सकते हैं, फायदे भी हो सकते हैं। सामान्यतया नुकसान ही होती है स्पेकुलेटर को। तो ये आज का वीडियो मेरा FNO पे था कि कैसे इसमें लोग काम करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगला वीडियो मेरा जो होगा, एक बार आपको हम फिर से जो है, चूँकि ऑप्शन के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ नए इन्वेस्टर या नए जो मेरे दर्शक आए हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा समझ ना आया हो, तो एक वीडियो में एक बार फिर से सही स्ट्राइक प्राइस और कॉल और पुट जो है कि वैल्यू कैसे घटती बढ़ती है उसके बारे में हम विस्तार से बात करने की कोशिश करूँगा। और अगले वीडियो तक के लिए हमें याद दीजिए। नमस्कार।